एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीटीईटी और प्री बीएसटीसी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जैसे पीटीईटी यानी पीटीईटी और प्री बीएसटीसी यानी पीटीईटी और प्री बीएसटीसी का बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी हम क्या करेंगे कि रोजाना जैसे राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके और इसमें जैसे मनोविज्ञान यानी साइको के प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और हिंदी और रीजनिंग यानी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें साइको के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचर एडुकेट यानी साइको यानी टीचर एडुकेट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। टीचर एडुकेट यानी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग और टीचर एडुकेट के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि राजस्थान जीके के जैसे लगभग 30 प्रश्न लेके आएंगे रोजाना। कितने यानी 30% तो राजस्थान जीके के होंगे, और बाकी ये 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्टों में से कुल मिलाकर जैसे तीनों पार्टों से कुल मिलाकर जैसे लगभग या 15 या 20% इन तीनों पार्टों से लेके आएंगे, यानी लगभग 40 या 50% हम रोजाना हल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और रीजनिंग मैथ का तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और राजस्थान जीके है इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आऊंगा। रोजाना 30% एकदम सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे जो पहले पुराने पेपरों में पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसी प्रकार के प्रश्न हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी विद्यार्थियों। और हिंदी के प्रश्न हैं वो भी हमारे सिलेबस के आधार पर जो टॉपिक है उनके आधार पर हम हिंदी के प्रश्न हल करेंगे, और साइको यानी टीचर एडुकेट के प्रश्न होंगे वो भी हम आराम से अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे कि आज हम 30% करेंगे। आज हम 30% हैं वो राजस्थान जीके के करेंगे, राजस्थान जीके के हल करेंगे। तो आज हम 30% करेंगे, और कल 30% ये, और लगभग 10 या 20% इन तीनों पार्टों में से लेकर आएंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों आप तैयार है? इस विश्रांत एजुकेशन चैनल है, ये विश्रांत एजुकेशन चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें। रोजाना ये क्लास होगी हमारी, रोजाना क्लास होगी और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे विद्यार्थियों। तो आप तैयार हैं? आज का पहला प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, यानी ये पूछ रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर, यानी धौलपुर जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और इसका क्षेत्रफल है 3034 यानी 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसे जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला पूछा है तो धौलपुर है। यानी हमारा जैसे ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, तो इस राजस्थान में जैसे ये पूर्व है, तो पूर्व में यहाँ पर हमारा धौलपुर है, और ये हमारा यहाँ पर जैसलमेर है। तो ये धौलपुर तो सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। यहाँ पर सबसे जैसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, ये हमें याद रखना है। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आता होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसका श्री गणेश राजस्थान में कहां से हुआ था, यानी यह क्रांति हुई थी, तो क्रांति कहां से हुई थी ये हमें
बताना है। तो यह क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को राजस्थान में ये क्रांति का दौर शुरू हुआ था। तो ये नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी मित्रों? यानी नसीराबाद। ये नसीराबाद कहां पर है? ये नसीराबाद है अजमेर। अजमेर यानी नसीराबाद, अजमेर से यह क्रांति प्रारंभ हुई। और कब हुई? 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई। यानी 28 मई 1857 को राजस्थान में ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ओके, आपको समझ में आना है। यानी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं निकाल के लेके आया हूँ। ये पीटीटी और प्री बीएसटीसी में तो प्रश्न इन्हीं में से आएंगे विद्यार्थियों, और पिछली बार भी आए हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो इन पर गौर करके, विशेष गौर करके ध्यान करना है कि प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाएगा। ये रोजाना जैसे 30 प्रश्न होंगे, तो आपको जैसे 2 या 2.5-3 मिले हैं, इनमें क्या है कि आपको हजारों प्रश्न मिल जाएंगे। तो इन्हीं में से प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों, तो आराम से बैठकर इनका अध्ययन करें। तो तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ कहाँ है? यानी राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये कहाँ पर है, ये पूछ रहा है हमारे को। तो राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो यह चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ हमारा आंसर है, यानी चित्तौड़गढ़। यानी विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। ओके विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण तो जिजाग द्वारा करवाया गया, और विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था, और इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य पूर्ण हुआ। तो ओके विद्यार्थियों, यानी ये पूछेगा कि विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ओके विद्यार्थियों, तो उसके बाद अगला प्रश्न है, शहीद वीर कालीबाई कौन से जिले से संबंधित थी? यानी एक बालिका है, ये बालिका है कालीबाई, ये कौन से जिले से संबंधित थी और कौन से मुख्य है, इनकी बातें हैं। यानी विद्यार्थियों, कालीबाई ये डूंगरपुर जिले से संबंधित थी। कहां से थी? यानी डूंगरपुर, ये डूंगरपुर जिले से संबंधित थी। ओके विद्यार्थियों, और ये क्या है कि इनके जो गुरुजी थे, इनके अध्यापक थे सैगाबाई, उनको ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर घसीटा जा रहा था। तो इसने क्या है, रस्सी काट दी और उन्होंने इनको क्या है, मौत के घाट उतार दिया। तो विद्यार्थियों, ये कालीबाई डूंगरपुर जिले से संबंधित थी, ये हमें ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च यानी काजरी के बारे में प्रश्न आता है। हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है विद्यार्थियों? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। यानी काजरी कहां है, या ये पूछेगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च ये कहां पर है? तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इनकी स्थापना हुई थी। ये हमें ध्यान रखना है। कहां पर है? जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। 1959 में इनकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यानी ये सेंटर की बात कर रहा है, यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कहां पर है मित्रों? ये तबीजी अजमेर में स्थित है। कहां है? तबीजी अजमेर में स्थित है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में स्थित है। यह हमें ध्यान रखना है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में। बीजीय मसाला यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? तबीजी अजमेर में है। यह हमें ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन के काम में आता है? यानी कौन सा ऐसा खनिज है उर्वरकों के निर्माण में, यानी खाद बनती है, यानी फसलों के लिए खाद बनती है, उसमें काम में लिया जाता है। तो
जिप्सम हमारा आंसर है। कौन सा है? जिप्सम। जिप्सम है, इसका उपयोग क्या किया जाता है कि उर्वरकों में काम में लिया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जिप्सम खनिज है, इसका उपयोग उर्वरकों के काम में लिया जाता है। 8वां प्रश्न है कि दारी संस्कार राजस्थान में कौन सी जनजाति में प्रचलित है? यानी ये दारी संस्कार है, दारी संस्कार, इसके बारे में पूछ रहा है कि दारी संस्कार है ये राजस्थान में कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो ये जो दारी संस्कार है ये राजस्थान में कौन सी जनजाति में है? ये है सहरिया, यानी सहरिया। सहरिया जनजाति में दारी संस्कार प्रचलित है। ये हमें ध्यान रखना है कि दारी संस्कार कौन सी जनजाति में है? तो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। ओके मित्रों, आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? ये बताना है कि सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? तो सीताबाड़ी मेला है। कौन सा है? सीताबाड़ी, सीताबाड़ी यानी 12 में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में है। कौन सा मेला है? यानी सहरिया जनजाति का कुंभ है। सहरिया जनजाति का कुंभ है, कौन सा मेला है? सीताबाड़ी 12 में बढ़ता है। ये ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों, कौन से पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण है, यानी बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है, उस चित्रण में शैली है, उस चित्रण में क्या है? पशु पक्षियों को दिखाया गया है। यानी हरे जैसे कि रंग बिरंगे पशु पक्षियों को दिखाया गया है। तो कौन सी ये शैली है? कौन सी शैली है? चित्रकला शैली जिसमें पशु पक्षियों को श्रेष्ठ चित्रण दिखाया गया। तो बूंदी, यानी बूंदी शैली है, इसमें पशु पक्षियों को जैसे श्रेष्ठ चित्रण दिखाया गया है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। 11वां प्रश्न है 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? यानी 84 खंभे, यानी 84 खंभों की छतरी कहां पर है? ये हमें बताना है विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में है। कहां है? बूंदी में स्थित है। यानी 84 खंभों की छतरी कहां है? तो बूंदी में स्थित है। अगर 80 खंभों की छतरी पूछे तो 80 खंभों की छतरी क्या है? अलवर में है। यानी हमारा जो मैप है राजस्थान का, उस मैप में क्या है? जैसे कि हमारा ये राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है जैसे, तो इस राजस्थान के मैप में क्या है? यहाँ पर तो बूंदी है, यहाँ पर क्या है? जैसे बूंदी है, और यहाँ पर क्या है? अलवर है, यहाँ पर अलवर है। तो 84 पूछे तो नीचे यहाँ 84 है, और ऊपर पूछे यहाँ 80 है। 80 की पूछे तो मैप में ऊपर 80 है, और बूंदी यानी नीचे 84 पूछे तो नीचे 84 है। ये हमें ध्यान रखना है। ये कहाँ 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और 80 खंभों की अलवर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सिंह द्वारा, यानी अनिरुद्ध द्वारा निर्माण करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यानी 84 खंभों की छतरी कहाँ है? ये बूंदी में है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है अलवर में मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलवर में मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण विद्यार्थियों किसके द्वारा करवाया गया? ये विनय सिंह द्वारा, अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा अलवर में मुंशी महारानी, अलवर में जो मुंशी महारानी छतरी है उसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा। अलवर के महाराजा विनय सिंह हैं, यानी विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न है आज का। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई? यानी राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई, ये बताना है मित्रों। तो आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। यानी राजस्थान में कहां की गई? बिनाय, यानी बिनाय अजमेर में, बिनाय अजमेर, अजमेर में कहां की गई? बिनाय अजमेर में की गई। ओके मित्रों, यानी राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां की गई?
बिनाए अजमेर में की गई। अगला 14वां प्रश्न है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का क्या नाम है। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले है उसमें एक सहकारी बैंक होता है, उस सहकारी बैंक का क्या नाम है। तो इसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। यानी क्या नाम है, केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक इसका नाम है। ये भी ध्यान रखना है, ये राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक होता है, इसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला 15वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने से रोकता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने से रोकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 24 है। कौन सा है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यानी इसमें संविधान में अनुच्छेद 24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने से रोक है। ओके विद्यार्थियों, आगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है। तो कितनी साक्षरता है, 66.1% राजस्थान की साक्षरता है। यानी 66.1% है ये राजस्थान की साक्षरता है विद्यार्थियों। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2% है। पुरुष साक्षरता कितनी है, यानी कुल साक्षरता तो इतनी है 66.1 है, इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष है 79.2% और महिला साक्षरता कितनी है 52.1% है। यानी ये तो पुरुष है 79.2 और महिला कितनी है, महिला साक्षरता 52.1% है। कितनी है, 52.1% है। ये ध्यान रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है। तो 66.1% तो राजस्थान की साक्षरता है, यानी कुल साक्षरता है। इसमें पुरुष साक्षर कितने हैं, 79.2% है और महिला साक्षरता है 52.1% है। ये ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। यानी जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, कितना है 928, यानी 928 है। कितना है, लिंगानुपात है 928। ये राजस्थान का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ये हमें ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न है लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं। यानी लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं। तो पाबूजी है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबूजी की घोड़ी है केसर कालमी। प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, यानी पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है। तो केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम है और इनका हाथ में भाला है और झुकी हुई पाग के लिए जाने जाते हैं। यानी उनकी पाग है वो झुकी हुई है और हाथ में भाला है और पाबूजी की पढ़ है वो सबसे लोकप्रिय पढ़ है, यानी भोपे है पाबूजी के जो पढ़ को गाते हैं और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की पढ़ गाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी की जो पढ़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ये ध्यान रखना है। तो लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं, तो पाबूजी, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार हैं। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। विद्यार्थियों हमने 18 प्रश्न एक साथ अब हल कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यानी इन प्रश्नों को आप बार बार अध्ययन करना है। प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाएगा और ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं, पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एग्जामिनर पहले पूछे गए प्रश्नों में से
लगभग 80% प्रश्न है वो पुराने प्रश्नों को ही उठाता है और इनमें हमें तैयार रहना है प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न क्या हमने रेडी मार लेते हैं एक बार कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद अजमेर में हुआ था। 28 मई 1857 को राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? जैसे ब्यावर थी, नीमच थी और नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा, यानी 6 सैनिक छावनियां थी। ओके, राजस्थान में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। हमने बात की महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ओके, और कीर्ति स्तंभ इसका निर्माण जिजाक द्वारा करवाया गया। शहीद वीर कालीबाई कौन से जिले से संबंधित थी? तो डूंगरपुर में, ये डूंगरपुर से संबंधित थी। राष्ट्रपाल कांड जहां हुआ था वो यही हुआ था डूंगरपुर में। सेंट्रल एंड जोन काजरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो काजरी तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 में की गई। राष्ट्रीय विज्ञानशाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो तबीजी अजमेर में है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में आता है? तो जिप्सम आता है। और कौन दारी संस्कार राजस्थान में कौन सी जनजाति प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति है, यानी ये 12 में निवास करती है। ये 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी, यानी 12 में का मेला लगता है। इन्हें जैसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण है तो बूंदी से ली है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया। और अलवर में जो मुंशी महारानी की छतरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई? तो बिनाल अजमेर में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का क्या नाम है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक शाखा है। एक बैंक प्रत्येक जिले में है, केंद्रीय सहकारी बैंक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने से रोकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 24 है जो जोखिम भरे कार्यों से जो निषेध करता है यानी रोकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो 66.1% राजस्थान की कुल साक्षरता है। इसमें पुरुष साक्षरता 79.2 यानी 79.2 और महिला 52.1 है। ओके विद्यार्थियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता है? तो पापू जी के बारे में हमने बात की। तो विद्यार्थियों बने रहे इस विश्राम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों रोजाना मैं प्रश्न लेके आता हूँ तो इस तरीके से रोजाना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेके आऊंगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.